हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने शुरू किया था ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बहुत दिन हो गए कि वीडियोज़ नहीं बना सका। फिर मैं आपके सामने हूँ, अब मैं दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके खड़ा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक आपको बोर्ड में दिया गया है, हाउ डिड न्यूटन गेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम लोगों ने पढ़ा था केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। किसके बारे में? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर मेरा ग्रेविटेशन का ज़रूर देखें। ठीक है, लिखेंगे ग्रेविटेशन अकबर क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट लॉ में ऑर्बिट के बारे में बताया गया था कि इलिप्स होता है, जो प्लैनेट सन के चारों ओर घूमेगा वो कौन से पाथ में घूमेगा? इलिप्टिकल पाथ में, किसी एक फोकस में सन होगा। ये तो ऑर्बिट के बारे में बात हो गई। दूसरे में लॉ ऑफ एरियाज के बारे में बताया गया था कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो लाइन ज्वाइनिंग होगा सन और प्लैनेट का, वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरियाज कवर करेगा। जो थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जिससे न्यूटन ने गेस किया है, किसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ को, जो हम लोग जानेंगे, वो है हमारा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये क्या कहता है कि जो मीन डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये इलिप्टिकल पाथ है, यहाँ पे एक सन होता है। ये बहुत जगह, हर एक सोलर सिस्टम में ये वैलिड होगा, क्योंकि ये एक स्टार है सन और ये प्लैनेट है। तो सन और प्लैनेट्स मिलके क्या बना? सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमेगा। ये क्या है हमारा? ये चारों ओर घूमेगा, प्लैनेट्स इस तरह से घूम रहा है हमारा। ठीक है ना, ये इलिप्टिकल पाथ है। कौन सा पाथ है? थर्ड लॉ क्या बताता है? ये जो इसका दोनों के बीच का जो एवरेज मीन डिस्टेंस है, कभी ज़्यादा डिस्टेंस होगा और कभी कम डिस्टेंस होगा। इसका जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब, आर का क्यूब, और टाइम पीरियड का स्क्वायर। आर क्या है? द मीन डिस्टेंस। आर है हमारा मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, बिटवीन प्लैनेट एंड सन। और कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। एक पूरा कंप्लीट जो चक्कर करेगा प्लैनेट सन के चारों ओर, उसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। तो आर क्यूब और टी स्क्वायर का रेशियो एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, जो नेचर में चीज़ें हुई उसको ऑब्जर्व करके पता चला कि आर क्यूब और टी स्क्वायर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। क्या इंप्लाई करता है ये? कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपको याद रखना है। वी विल यूज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो हम लोग ये बात जाने कि न्यूटन ने जो गेस किया है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये है क्या, ये जानेंगे, चिंता ना करें। इसको गेस करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? न्यूटन यूज्ड केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? और ज़रूरत पड़ेगी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसको नोट डाउन करें। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी बताएं? सेंट्रीपिटल फोर्स की। एक तो हमारा हो गया केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसका इस्तेमाल होगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप पॉज करके कर सकते हैं। दूसरा जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी बात होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब किसी बॉडी को आप सर्कल में घुमाना चाहते हैं।
अभी हम मानेंगे ये जो एलिप्टिकल पाथ है ये अप्रॉक्सीमेटली सर्कल है। अभी हम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अप्रॉक्सीमेटली कि सन कहाँ है, सेंटर में, बट ऐसा नहीं है और प्लैनेट क्या हो रहा है, इसके चारों ओर सर्कल में घूम रहा है। किस में घूम रहा है, तो इसके लिए जो रेडियस होगा इसको मैंने क्या लिया, आर। वैसे एलिप्टिकल पाथ है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने माना है कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट घूमेगा उसका पाथ अप्रॉक्सीमेटली सर्कल होगा और इसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। एज्यूम क्या किए, सर्कल में घूमेगा और साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या क्या एजम्पशन है बताएं। एज्यूम हमने किया है कि जो सर्कल, जो सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमेगा वो तो इलिप्टिकल पाथ में घूमता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली किस में घूमेगा, सर्कल में घूमेगा और इसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए अगर स्पीड चेंज नहीं भी होता लेकिन हर एक इंस्टेंट में इसका क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। और किसी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। और अगर सर्कल में पूरा चक्कर कंप्लीट कराना है तो उसको क्या लगाना पड़ेगा, सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन सा फोर्स, और ये जो सेंट्रीपीटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लगता है। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो अलग से हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस यूं जाने किसी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेंट्रीपीटल फोर्स। हमने क्या एज्यूम किया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और सर्कल है बट एक्चुअली एलिप्टिकल है, बट एज्यूम किया है अभी अप्रॉक्सीमेटली कि ये सर्कल में घूमेगा और रेडियस कितनी होगी इसकी, आर, इसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। और कितनी स्पीड होगी बताएं, ये v स्पीड से चल रहा है। स्पीड इसका नहीं बदल रहा लेकिन चूंकि डायरेक्शन बदल रहा मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा, मतलब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है बॉडी में क्या है, एक्सेलरेशन है। और जब एक्सेलरेशन है तो बॉडी में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और वो जो फोर्स है वो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। उसका नाम है सेंट्रीपीटल फोर्स। और यहां सेंट्रीपीटल फोर्स, एक्चुअल में सेंट्रीपीटल फोर्स होता नहीं है। सेंट्रीपीटल फोर्स इज ऑलवेज प्रोवाइडेड। ये क्या होता है हमेशा, ऑलवेज प्रोवाइडेड। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग कौन सा फोर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप पत्थर बांध देते हैं रस्सी में और घुमाते हैं सर्कल में तो वहां पे कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, टेंशन। तो अलग अलग सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, अलग अलग तरह के फोर्स वहां पे उसको प्रोवाइड करता है। यहां पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अब क्या समझेंगे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ करके आया है, एफ सेंट्रीपिटल, ये होता है हमारा, यहां पे कौन सा फोर्स है बताएं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होगा बताएं, इसका फॉर्मूला होता है मास। अभी हमको बस इसको एफ ही मानेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होगा बताइए, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है बताएं, जो सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस, या यूं समझ सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, आर हो गया। वी क्या है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट। वी क्या है बताएं, वी इज स्पीड ऑफ द प्लैनेट। अभी इसको हम कांस्टेंट मान के बात कर रहे हैं। और आर तो रेडियस है। अब आर नीचे है, आर का वैल्यू जितना कम होगा, जितना कम होगा मतलब जितना कर्व्ड होगा, जितना ज्यादा डायरेक्शन वो चेंज करेगा हाई इंटेंसिटी के साथ, दूर से चेंज करेगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो चेंज करने की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। ऐसे चले और ऐसे हो जाए तो यहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कर्वेचर जब बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब यूं कि ये जो बहुत ज्यादा टर्न मारेगा तब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेडियस जितना कम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतना ज्यादा होगा। और जितनी स्पीड में वो अपना टर्न करेगा, जितनी स्पीड में वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड भी ज्यादा होगा तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा।
तो यहाँ पे दो फैक्टर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स में कि स्पीड बढ़ने से भी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता है। याद रहे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की बात तभी कर सकते हैं जब बॉडी सर्कल में घूमे, सीधे जा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई बात ही नहीं होगी। तभी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात होगी जब सर्कल में घूमेगा। और सर्कल में जो बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर स्पीड को डबल कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स को 4 गुना करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर 4। इसको 3 गुना कर दें तो 3 स्क्वायर 9 गुना करना पड़ेगा। और जितना कम रेडियस होगा उतना ज़्यादा टर्निंग की इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो रेडियस कम होने से भी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा और स्पीड बढ़ने से भी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये प्रूफ किया जाता है क्लास 11th में। बस याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो मास इनटू आप देख रहे हैं, मास इनटू क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v²/r। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनका भी यूनिट क्या होना चाहिए मिला के, मीटर पर सेकेंड उसका स्क्वायर और रेडियस का मीटर। तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये फार्मूला वैलिड है और ये वैलिड होना चाहिए था। तो आपको बस याद रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक पोस्ट है, उसको फिलअप करता है कोई फोर्स। बात समझ आ रही है, वो होता नहीं है, उसको प्रोवाइड किया जाता है। इतना नोट डाउन करें, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। और याद रहे जो डिस्टेंसेस लेते हैं, ये जो आर है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लैनेट एंड सेंटर ऑफ सन। डिस्टेंसेस आर टेकन फ्रॉम द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। ये आप नोट डाउन कर लें, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। अब क्या होगा, जो फोर्स है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होगा, mv²/r। ये तो ठीक है, इसको हम मान लेते हैं। अब जो स्पीड है वो क्या होगा, एक कंप्लीट चक्कर जो लगाएगा, ये जो प्लैनेट है एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, 2πr। उसमें जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, कैपिटल T। ये क्या है हमारा, टाइम पीरियड। ये क्या है हमारा, डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लैनेट इन 1 चक्कर। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना कवर करा प्लैनेट, 2πr। और टाइम कितना लगा, कैपिटल T। यही तो है ना, डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन, क्या देगा, स्पीड देगा। ठीक है, हमको v² चाहिए। अब हम इक्वेशन 1 में जाते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू v²। v कितना है हमारा, 2πr बटे t उसका स्क्वायर बटे क्या है यहाँ पे r। अब इसी को सॉल्व करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हमने एफ लिखा है, तो क्या हो जाएगा, m इंटू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर r का स्क्वायर बटे t स्क्वायर, नीचे r और एक है। तो आपका क्या आ गया, F इज इक्वल टू m इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बटे t स्क्वायर इंटू r। इतना नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। जगह की कमियां मिटाना पड़ेगा। चलिए, अब क्या हो जाएगा, कैसे गेस किया, तो हमारा आगे F बराबर m इंटू 4 इंटू
पाई स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट रहेगा, 4 तो कांस्टेंट है, पाई एक इरेशनल नंबर है उसका स्क्वायर कांस्टेंट होगा, इनटू आर स्क्वायर, ये आर आर क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो क्या हो गया बताइए, आर बटे टी स्क्वायर। अब ये थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, एफ बराबर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर। हमने क्या जाना है, हमने जाना है कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, सॉरी कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से कि आर क्यूब और टी स्क्वायर का रेशियो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो मुझे आर नहीं चाहिए, क्या चाहिए आर क्यूब। तो आर क्यूब लाने के लिए आर को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर स्क्वायर से। नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल होके हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, आर स्क्वायर से नीचे भी मल्टीप्लाई किए, तो देखते हैं क्या फायदा हुआ। एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम, ये पूरा एक कांस्टेंट है, अलग लिखते हैं, इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा आर क्यूब बटे टी स्क्वायर, क्या बचा ये आर क्यूब बटे टी स्क्वायर इंटू 1 बटे आर स्क्वायर। तो आप समझ रहे हैं क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम इंटू आर क्यूब बटे टी स्क्वायर इंटू 1 बटे आर स्क्वायर। तो क्या हो गया बताएं, एफ इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये क्या है बताइए कांस्टेंट, इंटू आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, वो भी एक कांस्टेंट, एक अलग वैल्यू है, इंटू 1 बटे आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट मान लेते हैं, 5 है दूसरा 6 है, 5 6 30, वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से एक कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो एफ बराबर कांस्टेंट इंटू 1 बटे आर स्क्वायर। मतलब एफ और किसका 1 बटे आर स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और जब दो टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहे तो क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने क्या देखा कि एफ प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1 बटे आर स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या जाना कि जो एफ है, ये एफ कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया 1 बटे आर स्क्वायर। ये क्या कहता है, इसका मतलब है जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस इज दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बोलते हैं इन प्रोपोर्शनल 1 ओवर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, 1 ओवर आर स्क्वायर का। मतलब ये, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको अगर आप देखें ये क्या कहता है कि एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ और आर स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा कांस्टेंट। मतलब अगर दो टर्म का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे तो एक को बढ़ना पड़ेगा दूसरे को घटना पड़ेगा, इसको इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। आपने क्लास 8-7 में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the distance between sun and earth and distances are taken from the centers of the bodies. okay? तो क्या याद रहा यहाँ पे बताओ, फोर्स बढ़ेगा कब, जब डिस्टेंस घटेगा। जितनी कम दूरी होगी, जितनी कम डिस्टेंस होगी सन और अर्थ के बीच, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सिर्फ यही नहीं, दो मास बॉडीज़, कोई भी दो मास बॉडीज़ हो जिसमें मासेज होते हैं, क्योंकि बॉडी है तो मास है, और बॉडी में जब मासेज होंगे तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अगर ये दुगुना मतलब आधी डिस्टेंस कर दी जाए तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा। देखिए 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अगर डबल डिस्टेंस कर दें तो 1/4 हो जाएगा। तो हमने क्या समझा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये हमारा न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को इस तरह से गेस किया। उसमें और भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या क्या बातें होंगी, उसमें ये भी चर्चा होगी। बात समझ आ रही है? तो हमने पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया ग्रेविटेशन का, उसमें केपलर के
प्लानिटरी लॉज के बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश किया। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ा, लॉ ऑफ एरियाज पढ़ा, फिर लॉ ऑफ पीरियड्स पढ़ा। उसका इस्तेमाल करके न्यूटन ने इन्वर्स स्क्वायर लॉ को गेस किया। और जब हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ समझ गया तो हमें क्या समझना है, व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके लिए आप इंतज़ार करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ से बात फिर शुरू होगी। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।